वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 20 अगस्त 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला कॉलेजियम के बारे में, दूसरा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, न्यूक्लियर फ्यूजन, आईटा ट्रैवल पास के बारे में, इंडिया का स्टैंड क्या है तालिबान पे उसे देखेंगे, अमरुल्लाह सालेह और कुछ अन्य खबरें। पहला टॉपिक है कॉलेजियम। यह न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा 9 जजों का जो है चयन किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इसमें 8 जजों का जो चयन है वह विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट से यानी कि उच्च न्यायालय से, और एक का जो है वो बार काउंसिल से किया गया है। इनमें यानी कि कॉलेजियम के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि 3 महिला न्यायाधीशों को भी चयन किया गया है। ये 3 महिला न्यायाधीश है जस्टिस वीवी रागरत्ना, दूसरी है हिमा कोहली और तीसरी है बेला त्रिवेदी। ये वीवी नागरत्ना जो है वो अभी कर्नाटका हाई कोर्ट की जज हैं, जबकि हिमा कोहली जो है तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, जबकि बेला त्रिवेदी जो है वो गुजरात हाई कोर्ट की जज हैं। और हो सकता है कि वीवी नागरत्ना यानी कि ये देश की पहली सीजेआई यानी कि महिला सीजेआई बन सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अभी चयन किया गया तो हो सकता है अगले कुछ वर्षों में कुछ जो जज हैं इनसे वरिष्ठ वो रिटायर हो जाएंगे और इनसे जो छोटे हैं उनका भी कार्यकाल नहीं आ सकता, इसलिए वरीयता के हिसाब से वीवी नागरत्ना जो है देश की पहली महिला न्यायाधीश बन सकती हैं। तो यह देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि देश को एक महिला सीजेआई मिलने जा रहा है अगले कुछ वर्षों में। ये जो कॉलेजियम है इसे हेड कौन करते हैं? हमारे देश के सीजेआई। तो चलिए हम जानते हैं कॉलेजियम को। कॉलेजियम जानने से पहले हम जानते हैं ये जजेज केसेस के बारे में। यह जजेज केसेस 3 पार्ट में आया था, 1982, 93 और 98। इसे भी हम देखेंगे। पहले हम जानते हैं 1950 से 1973 तक स्थिति क्या थी। दरअसल 1950 से 1973 तक स्थिति यह थी कि जो भी वरिष्ठ होता था, उम्र के अनुसार जो भी वरिष्ठ होता था न्यायाधीश, उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। लेकिन 1973 में इसकी परंपरा तोड़ दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके द्वारा परंपरा तोड़ के एन रे को जो है वरिष्ठता का जो क्रम था उसे तोड़ करके सीजेआई बना दिया गया। उसके बाद यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तब यहाँ पर 1982 में एक प्रथम न्यायाधीश मामला आता है, जिसे हम फर्स्ट जज केस भी कह सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के चयन के लिए अगर सुझाव मांगती है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है बस एक परामर्श देगा, यानी कि इसमें बोला गया कि इसमें हमारी सहमति नहीं होगी बल्कि विचारों का आदान प्रदान होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का चयन करना है सीजेआई के रूप में और उसके लिए केंद्र सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट से पूछती है, तब मुख्य न्यायाधीश केवल बताएंगे हाँ ठीक है या कुछ भी, एक प्रकार से एक परामर्श है, सहमति नहीं है इनकी। यानी कि प्रथम न्यायाधीश मामले में क्या था कि परामर्श है। लेकिन दूसरा मामला, क्योंकि इसके बाद भी कई बार परंपराएं तोड़ी गई, तो दूसरा मामला हो जाता है 1993 में, जिसे सेकंड जजेस केस भी कहते हैं। इसमें कहा गया कि परामर्श का मतलब सहमति भी है। यानी कि पहले तो 1982 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि हमारे सिर्फ परामर्श है कि आप इसे बनाइए, लेकिन इसमें बोला गया सेकंड न्यायाधीश मामले में कि परामर्श का अर्थ हमारा सहमति भी है, यानी कि हम सहमत होंगे तब भी। लेकिन सहमति का ये अर्थ नहीं कि सिर्फ सीजेआई बोलेंगे और उसके बाद विभिन्न जजों का जो है चयन किया जा सकता है, नहीं। सहमति का अर्थ है कि इसमें सीजेआई प्लस 2 अन्य न्यायाधीश भी होने चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 2 अन्य जज भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के। उनकी सहमति के बाद जो है केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति कर सकती है ना। तो ये आया सेकंड जजेज केसेस में। और तीसरा जो आता है वर्ष 1998 में, इसमें कहा गया कि ये जो सीजेआई है यानी कि सहमति तो होगी, परामर्श और सहमति यहाँ तो बन गया, लेकिन सीजेआई के अलावा अब 2 की जगह 4 न्यायाधीश होंगे। कितने? 4। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं इसमें, और वो जो रिकमेंडेशन करेंगे वही उसी के आधार पर केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की नियुक्ति कर सकती है। और यही जो प्रणाली बन गई इसे ही हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि सीजेआई प्लस 4 जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यही होता है कॉलेजियम। ये जो कॉलेजियम है यानी कि सीजेआई प्लस 4 जज या कोई संवैधानिक विकल्प नहीं है, बल्कि लेकिन जो 124 अनुच्छेद के तहत जो अपॉइंट किया जाता है, अगर यहाँ पर सिफारिश करती है सीजेआई यहाँ पर यानी कि कॉलेजियम, तो प्रेसिडेंट के लिए मानना होता है। तो इसमें
जो कि पारदर्शिता की कमी देखी गई, यानी कि इसमें कई बार देखा गया ट्रांसपेरेंसी नहीं था, कई जजों में इसमें बिना ट्रांसपेरेंसी के यहाँ पे नियुक्ति का जो सिफारिश किया गया कॉलेजियम के द्वारा। इसीलिए बाद में है केंद्र सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। इस बिल को पारित किया गया था 13 अगस्त 2014 को। इसमें खास क्या था, देखिए अभी आपने देखा कॉलेजियम, इसमें क्या है, एक CGI है ना, प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, तो इससे बनते हैं हमारे कॉलेजियम। लेकिन ये जो NJAC है, इसमें क्या था खास, इसमें देखिए इसमें 2 भागों में बांट दिया गया। यहाँ तो सिर्फ आप देख रहे हैं कॉलेजियम में कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वही इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पारदर्शिता कम देखी गई, इसलिए सरकार ने यहाँ पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। तो कैसे किया, यहाँ पर NJAC जो विधेयक है इसे ला करके कब पास हुआ, 13 अगस्त 2014 को। इसमें यहाँ पे देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट और इसमें गवर्नमेंट दोनों साथ आ गई, किसके लिए, जजों के नियुक्ति करने के लिए। इसमें एक तो हो गए आपके CJI और 2 जो हो गए यानी कि 1+1 यानी कि टोटल 3 इसमें हो गए। तो यहाँ पर 2 जो हो गए कौन, वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के ही 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो हो गए यहाँ पर, यानी कि 3 सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ 3 जो है वह केंद्र सरकार के तहत से। तो इसमें एक तो हो जाते हैं मुख्य यहाँ पर हमारे लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री, और 2 जो होते हैं एमिनेंट पर्सन यानी कि इनसे जुड़े अन्य व्यक्ति, यानी कि 3 केंद्र सरकार से और 3 जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया। यानी इस कमेटी में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी में 3 जो होंगे कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से, 3 सरकार से लोग होंगे। 3 सरकार से कौन कौन, एक तो कानून मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत 1 CJI और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसके द्वारा NJAC के द्वारा अपॉइंटमेंट करने के लिए बनाया गया। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक मानते हुए इसे अक्टूबर 2015 में स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी कि इस मामले को पूरी तरह से खत्म कर दिया और असंवैधानिक करार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह जो है सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक अधिकार है उसमें यह विघ्न डालने जैसा है। इसलिए ये जो NJAC है इसे अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे घोषित किया गया है। और अब जो है ये NJAC अब वर्तमान में नहीं है, अभी आपको सिर्फ ये कॉलेजियम सिस्टम ही देखने को मिलेगा। तो आपने समझा इसके बारे में, NJAC, कॉलेजियम और कैसे न्यायाधीशों का चयन होता है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वह है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में। दरअसल यह कल 19 अगस्त को मनाया गया। दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। क्यों, क्योंकि वर्ष 2003 में यहाँ बगदाद में यानी कि इराक में सर्जियो वेरे डी मेलो क्या थे, दरअसल वो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे UN के, जो कि भेजे गए थे इराक में UN की तरफ से, जिनकी हत्या वहाँ बगदादियों के द्वारा, इराकियों के द्वारा की जाती। इनकी ही याद में है जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 अगस्त को। ये जो है इस वर्ष का थीम है द ह्यूमन रेस। यहाँ पर आप इराक की मैप भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये इराक है, इसके बगल में आप देख सकते हैं ईरान, यहाँ पर कुवैत, और ये कौन सा है, ये पर्शियन गल्फ जिसे हमने कल भी देखा था। इसके अलावा इसकी सीमा सऊदी अरब से, यहाँ जॉर्डन से, सीरिया और ये टर्की से भी यहाँ इसकी सीमा लगती है। तो ये है इराक यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन से संबंधित। दरअसल लॉरेन लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी जो कि कैलिफोर्निया में है, उसके द्वारा घोषणा किया गया है कि हमने न्यूक्लियर फ्यूजन का एक नया तरीका अपनाया है। कैसे, दरअसल ये जो ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, इनको इन दोनों के ऊपर लेज़र बीम डाला गया, यानी कि लेज़र के द्वारा इन दोनों को गर्म किया गया, तब इसे देखा गया कि ये दोनों आपस में जुड़ गए और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस किया। यह न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय जो संलयन है, यह वही प्रक्रिया है जो सूर्य में होता है, यानी कि सूर्य भी इसी प्रक्रिया के तहत अपनी ऊर्जा चारों तरफ बिखेरती है। तो यही जो प्रक्रिया है यहाँ पर सफलतापूर्वक अपनाया गया, लेकिन यहाँ पर किसी संयंत्र का नहीं बल्कि यहाँ पर लेज़र का उपयोग किया गया, यानी कि इसके लिए किसी भट्टी वगैरह आदि को यूज नहीं किया गया, बल्कि लेज़र के माध्यम से इन जो ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है इसको गर्म किया गया, और जिसके माध्यम से देखा गया कि ये आपस में जुड़ गए और काफ़ी अधिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे जो है हम स्वच्छ ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। इस परीक्षण में
यानी कि ये जो परीक्षण किया उसमें 1.3 मेगा जूल एनर्जी यहाँ पर प्राप्त किया गया। ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होते हैं क्या होते हैं, दरअसल इसमें दो छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं उनको मिलाकर के एक अधिक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें हीलियम और न्यूट्रॉन भी आपस में जो है निकलते हैं जब यहाँ पर रिएक्शन करवाया जाता है। तो यह है खबर न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आईटा ट्रैवल पास से संबंधित। दरअसल ये जो आईटा ट्रैवल पास है यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी कि अब आप हवाई यात्रा करेंगे एक देश या दूसरे देश में या फिर देश के अंदर भी, तो आपको ये आईटा ट्रैवल पास होना ज़रूरी है। ये है क्या, दरअसल क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पर तो आपको वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करने होंगे, कोविड-19 के टेस्ट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। यानी कि आपने जो कोविड-19 का टेस्ट करवाया है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, इसको अपलोड करेंगे। उसके आधार पर जो है आपको वेरीफाई कराना होगा आपके पासपोर्ट को। दोनों लिंक होने के बाद क्या होगा कि आपको, अगर आप पॉजिटिव हैं तब तो आपको रोक दिया जाएगा यात्रा करने से, लेकिन जैसे आप नेगेटिव पाए जाते हैं उसके बाद आपको यात्रा करने दे दिया जाएगा। तो ये जो आईटा ट्रैवल है इसीलिए बनाया गया। ये आईटा, दरअसल आईटा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसी के द्वारा ये ट्रैवल पास बनाया गया है। इंडिया में भी इसे अब लागू कर दिया गया है। तो जानते हैं हम आईटा के बारे में। तो आईटा क्या है, यह एयरलाइन से संबंधित एक एसोसिएशन है जिसे स्थापित किया गया था वर्ष 1945 में, और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में स्थापित है। नेक्स्ट और टॉपिक है हमारा वो है इंडिया का तालिबान पे क्या स्टैंड है, क्योंकि अब तक खबर आ रही थी कि इंडिया इसमें क्या बोलेगा। दरअसल हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनएससी में एक ब्रीफ कर रहे थे यहाँ पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाय टेररिस्ट एक्ट। इसके तहत उन्होंने कहा कि टेररिस्ट जो होते हैं यानी कि आतंकवादी होते हैं और उनसे कोई वार्ता नहीं की जा सकती है, और विश्व से भी कहा उन्होंने कि इनसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यानी कि भारत का साफ स्टैंड है कि वह आतंकवाद से यानी कि आतंकी लोग से कोई वार्ता नहीं करेगा, जैसे कि उसने पाकिस्तान के साथ भी किया है। कई वर्षों से उसके साथ वार्ता नहीं हो रही क्योंकि वह एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, और यही है स्टैंड भारत का तालिबान के प्रति। इसलिए भारत के द्वारा अपने जो एम्बेसडर हैं काबुल में, वहाँ से यानी कि जो रुद्रेंद्र टंडन है उनको बुला लिया गया। इसके अलावा जो अन्य स्टाफ है उनको भी वहाँ से बुला लिया गया है। इसी में एक और अन्य जो खबर है वह है कि तालिबान के द्वारा जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी अब रोक दिया गया है। यानी कि भारत से जो आयात और निर्यात होता था उससे भी अब तालिबान के द्वारा रोक दिया गया। अभी जो व्यापार होता है हमारे और तालिबान के बीच, अभी हम वहाँ तालिबान को शुगर, फार्मास्यूटिकल, एप्रियल, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और ट्रांसमिशन टावर जो होते हैं वे वहाँ भेजते हैं, जबकि बदले में हम वहाँ से ड्राई फ्रूट्स को आदि को लाते हैं। इसके अलावा लिटिल्स गम यानी कि छोटे स्तर पर गम को और ओनियन को भी हम वहाँ से मंगाते हैं। तो अगर बात करें हमारे व्यापार और उनके व्यापार में, तो आप देख सकते हैं भारत अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा जो है कि पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर है। और हमारा जो व्यापार है, निर्यात को देखें तो हमारा $835 जो था निर्यात किया था, $835 मिलियन, और इसके अलावा हम वहाँ से $510 मिलियन का आयात भी करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर लाभ की स्थिति में व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो, हालांकि ड्राई फ्रूट के बारे में कहा गया फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि अगले कुछ समय में ये जो ड्राई फ्रूट है उसके दाम जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 85% ड्राई फ्रूट अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। आप यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं अफ़गानिस्तान का, ये जो मैप है यहाँ पे, और ये जो POK के बाद वाले आका है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो इस तरह से POK है और यहाँ से हमारी सीमा लगती है अफ़गानिस्तान से। तो आपने देखा कि भारत का जो स्टैंड क्या है कि तालिबान यानी कि आतंकवाद है उससे कोई भी वार्ता नहीं किया जा सकता जब तक वो एक मंच पे यानी कि लोकतांत्रिक जो मंच होते हैं वहाँ पर आकर के वार्ता नहीं करते हैं। यहाँ पर एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फारकोर एयरबेस है हमारा मध्य एशिया में यानी कि ताजिकिस्तान में एक हमारा एयरफोर्स का बेस है जिसका नाम है फारकोर। यह ताजिकिस्तान में यहाँ पर है, जो कि काबुल से काफ़ी दूर पर नहीं, यहाँ पे काबुल है और यहाँ पर ताजिकिस्तान। इसके अलावा एक और जानकारी आपको बताऊँ तो यहाँ पर अभी जो हमारे नागरिकों को यहाँ से निकाला गया, यानी कि अफ़गानिस्तान में जो हमारे नागरिक थे, तो उनके लिए एक तो ये बेस इस्तेमाल किया गया और दूसरा जो है ईरान का बेस, क्योंकि पाकिस्तान से आपको पता है यहाँ से रास्ते नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ईरान को इस्तेमाल किया गया हमारे लोगों को निकालने के लिए, और यहाँ से इस तरह से भारतीय नागरिकों को लाया गया इंडिया।
नेक्स्ट टॉपिक जो है अमरुल्लाह सालेह के बारे में। दरअसल यह अफ़गानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। अब जो है इन्होंने अपने आप को केयर टेकर के रूप में वहाँ के राष्ट्रपति घोषित कर लिया। इनका कहना है कि संवैधानिक रूप से देखा जाए तो जब देश में राष्ट्रपति नहीं होता है तब जो है उपराष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति बन सकता है। यह उनके संवैधानिक अधिकार है। तालिबान के द्वारा हालांकि पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक इलाका और भी है जो कि काबुल के पास है, वह है पंजजीर का इलाका। ये जो पंजजीर वैली है, यहीं पर लगभग 1 लाख अफ़गानियों के साथ ये जो अमरुल्लाह सालेह वहाँ पर राष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर चुके हैं और वो जो है तालिबान से अब जो है अपना अधिकार लेने की भी बात कर रहे हैं। तो ये है अमरुल्लाह सालेह जो कि अब अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं। यहाँ पर कुछ खबरों को देखें तो यहाँ पर इस पर मैंने एक आर्टिकल भी बनाया, उससे आप देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनडीए के एग्ज़ाम में महिलाओं को भी अब अलाउ कर दिया गया। हालांकि यह अंतरिम रूप से है, पूरी तरह से अभी सुनवाई सितंबर में भी होगी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में देखें तो वहाँ तालिबान के द्वारा कहा गया कि शरिया कानून ही हमारे देश में एक कानून होगा, ओनली शरिया लॉ इन अफ़गानिस्तान। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना ने कहा जब तक तालिबान जो है फॉर्मेशन नहीं करता अपने सरकार का, यानी कि अपनी सरकार का गठन नहीं करता, तब तक उसे जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेगा चाइना। एक और न्यूज़ है तालिबान से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अधिकारियों के लिए यहाँ पर संघर्ष छिड़ रहा है। धीरे धीरे महिलाएं अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतर रही है। हालांकि इसमें कई लोगों की जान भी चली गई, तालिबान के द्वारा हत्या भी किया गया। तो ये है आज की कुछ खबरें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।